जय हिंद। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जान लिया था। वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने किया, निर्माण किसने किया था? तो आर्यों ने किया था। आर्य आए कहाँ से थे, किन किन विद्वानों ने के अनुसार कहाँ से आर्य आए थे, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे कि जैसे कि हम बताए थे कल वीडियो में, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो वैदिक सभ्यता था उसको हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक था उत्तर वैदिक काल और एक था पूर्व वैदिक काल। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और जबकि उत्तर वैदिक काल का था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है। तो जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, उस पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किस वेद की? ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसकी वजह से पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते थे। क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल भी कहते थे। उस समय जो आर्य आए भारत में, तो जब आर्य आए भारत में तो उस समय कुछ नदियां थी जो वर्तमान में अभी भी वो नदियां हैं। तो उन नदियों का नाम उन्होंने कुछ नाम रखा था, और उस नदियों का नाम क्या था आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा गंडक नदी का पुराना नाम क्या था, ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी का नाम क्या था, ठीक है, या पूर्व वैदिक काल में गंडक नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी का नाम क्या था, ठीक है, और क्या ऐसे ऐसे कई नदियों का नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम यही जानेंगे, एक एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और ऑल हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज हम कुछ नदियों के बारे में जाएंगे। देखिए, ये जितनी भी नदियां हैं, बहुत से सारे बुक और कई जगह से नोट्स से निकाल के ला कर रखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। तो इसकी वजह से यह है कि आप इन सभी नदियों को आराम से एक नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक दो बार आप पढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें, अगर याद ना हो जाए तब आप कहना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, ऋग्वेद के समय की नदियों के नाम। ये जो काले रंग का जो नाम लिखा हुआ है, ये सारी वर्तमान नदियों के नाम है। इस समय नदियां जितनी भी हैं, ये वर्तमान नदियों के नाम हैं, और उस समय ऋग्वैदिक काल में इन नदियों का नाम क्या था ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नदी आती है, ये सुनिए, ये हिरणी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ब्यास नदी। हम आपको बताए थे, मैप की क्लास में बता चुके हैं। जिन लोगों ने मैप की भी क्लास नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप एक एक राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि पंजाब में 5 नदियाँ हैं। पंजाब को 5 नदियों का शहर कहा जाता है, जिसमें कौन सी नदी है? सतलज है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है और रावी है। तो उन सभी नदियों के भी नाम, क्योंकि सबसे पहले आर्य जो आए थे, आर्य पंजाब में ही आके बसे थे। सबसे पहले आर्य कहाँ बसे थे? पंजाब में ही बसे थे। उसको पहले क्या बोला जाता था? सैंधव प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता? सप्त सैंधव प्रदेश। तो आज हम देखेंगे कि इन नदियों के नाम उस समय क्या थे। जैसे कि सबसे पहले ब्यास नदी। ब्यास नदी का नाम था बिपाशा। क्या था? बिपाशा। क्या था? बिपाशा। ब्यास बिपाशा, ब्यास बिपाशा। ब्यास नदी का नाम बिपाशा था। ठीक है, वैसे ही सतलज का सतुर्दी, सतलज का सतुर्दी, सतलज नदी का सतुर्दी। सतलज नदी का क्या था? सतुर्दी था। ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुर्दी। वैसे ही साथ काबुल, काबुल नदी एक नदी है काबुल, और काबुल एक शहर भी था। आज से जब हमारा अखंड भारत था तो काबुल एक जगह भी था, जहाँ पे काबुल क्या कहते हैं, अपने पंजाब में पड़ता था, पाकिस्तान में पड़ता था। तो वो काबुल, जो काबुल नदी थी उसका नाम क्या था? कुंभा। क्या था? कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। ठीक है, उसके साथ साथ सिंधु नदी। सिंधु नदी का नाम था सिंध। क्या था? सिंध। क्या नाम था? सिंध। और यही सिंधु नदी के नाम से क्या कहते हैं, हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सारी हड़प्पा सभ्यता इसी नदी के तट पर निकली है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और क्यों हम हड़प्पा सभ्यता उसको कहते हैं, तो ये सारा डिटेल मैं बता चुका हूँ। वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंधु, जो सिंधु का नाम क्या था? सिंध था, या सिंध या हिरण्य। क्या बोलेंगे? हिरण्य या सिंध। ठीक है, तो सिंधु नदी का सिंध हो सकता है। ठीक है, साथ साथ झेलम, झेलम का बीतस्ता, बीतस्ता, बीतस्ता। ठीक है, सिंधु नदी का झेलम का बिस्तता। ठीक है, स्वाता, स्वात का सुबस्तु, स्वात का सुबस्तु, स्वात नदी का सुबस्तु। क्या नाम है? सुबस्तु। चिनाव का आस्किनी, चिनाव का आस्किनी। चिनाव नदी का नाम क्या था? आस्किनी। चिनाव का आस्किनी, चिनाव का आस्किनी। एक एक नदियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे।
भूगोल में, किसमें? भूगोल में। भारत के भूगोल में जब हम नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको एक एक नदियों के डिटेल के बारे में बताएंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ गंडक, गंडक नदी जो अपने बिहार के बॉर्डर पे, यूपी और बिहार का बॉर्डर लगाती है। गंडक नदी, जो गंडक नदी है, गंडक नदी का नाम क्या था? सदानीरा। क्या नाम था? सदानीरा। क्या नाम था? सदानीरा। देखिए इसका नाम जो है नेपाल में इसको त्रिवेणी कहते हैं। गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? त्रिवेणी। गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? त्रिवेणी नदी कहते हैं। कौन सा नदी? त्रिवेणी नदी। और उसी का पुराने समय में ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्या था? सदानीर। क्या नाम था? सदानीरा नदी। क्या नाम था? सदानीरा। ठीक है। तो गंडक का नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर नाम था देवतती। ठीक है। घग्गर का। रावी का क्या था? पुरुषणी। रावी का पुरुषणी। रावी का पुरुषणी। रावी नदी का क्या नाम था? पुरुषणी। रावी का पुरुषणी। सतलज का सतुर्दी। सतलज का सतुर्दी। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। ब्यास नदी का बिपाशा। सतलज का सतुर्दी। झेलम का, झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता। स्वाद का सुबस्तु। स्वाद का सुबस्तु। स्वाद का सुबस्तु। चिनाव का आस्किनी। चिनाव का आस्किनी। चिनाव, चिनाव कहते नहीं चिन्हा गेल तू, मतलब चिन्हा गया, इसका मतलब क्या हो गया? आस्किनी हो गया। क्या हो गया? आस्किनी। आस्किनी। चिनाव नदी का आस्किनी। ठीक है। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल, एकदम इजी है। गोमती का गोमल। अच्छा ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा कि जो लखनऊ है किस नदी के तट पर है? लखनऊ किस नदी के तट पर है? ठीक है। रावी, रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल। रावी का पुरुषनी। घग्गर का देवती। ठीक है। और साथ ही साथ गंडक का सदानीर। चिनाव का आस्किनी। स्वात नदी का सुबस्तु। और झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता। आपके एग्जाम में ज़्यादा पता क्या पूछता है? सतलज का पूछेगा, झेलम का पूछेगा, रावी का पूछेगा, ब्यास का पूछेगा। ठीक है। इन्हीं सभी नदियों के नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये बताइए ब्यास नदी का ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में नाम क्या था? तो ब्यास नदी का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे आप। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। सतलज का, सतलज का सतुर्दी। सतलज का सतुर्दी। देखिए स से स से देखिए सतलज स, सतलज स, सतलज सतुर्दी। सतलज सतुर्दी। सतलज सतुर्दी। सतलज सतुर्दी। ठीक है। ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुर्दी। झेलम का, झेलम का आस्की, झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता। कितने झेलम, झेलता, झेल रहा है, बहुत झेल रहा है। झेलम झेल रहा है। आज जब झेल रहा है तो उसका विस्तार हो गया, माने वो जब झेल ही रहा है तो ठीक से झेल ले, यानी झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता यानी ठीक है। झेलम का बिस्तता। झेलम का बिस्तता। चिनाव का आस्किनी नदी। चिनाव नदी का नाम क्या था? आस्किनी नदी था। चिनाव का आस्किनी। ठीक है। गंडक का सदानीरा। गंडक का सदानीरा। गंडक नदी कभी नहीं सूखती है, आप जानते होंगे। उसमें छिपिर छिपिर पानी तनी तनी रहता है। और छिपिर छिपिर जब पानी रहता है तब भी जाते हो त्रिवेणी नहाए, पता है ना? त्रिवेणी जब नहाने जाते हो तो गंडक में पानी नहीं रहता हो बरा। अगर गंडक में पानी जिस दिन देख लिए ना बाबू, चक्कर आ जाएगा। ठीक है। तो गंडक सदानीरा। गंडक का सदानीरा। घग्गर का देवती पता ही है। उसके साथ ही साथ रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल। क्लियर है? चलिए एक बार हम पूछते हैं, इसको ढक लेते हैं हम। अब हम पूछते हैं, आप बताइए। ठीक है। चलिए आप एक बार मन में रखिएगा, बताइए रावी का, रावी का क्या होगा? रावी का सतलज का, सतलज का सतुर्दी। सतलज का सतुर्दी। रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। रावी का पुरुषनी। गोमती का गोमल। गोमती का गोलम, गोमल। झेलम का झेल गया तो क्या मतलब विस्तार हो गया, विस्तता। झेलम का विस्तता। झेलम का विस्तता। झेलम का विस्तता। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। अरे ब्यास बाबा, ब्यास बाबा बिपाशा। ब्यास बाबा बिपाशा। ठीक है। यानी ब्यास नदी का बिपाशा। ठीक है। ब्यास नदी का बिपाशा। समझ में आ गया? हमको उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है। काबुल का कुंभा। काबुल का कुंभा। देखो तो क सिंधु स यानी सिंधु स, सिंध या हिरण। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ हम ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ऋग्वेद काल के जो समाज था उसकी विशेषता के बारे में भी जानेंगे। समाज की विशेषता के बारे में भी जानेंगे। समाज की विशेषता का मतलब क्या होता है? वहाँ के लोग, देखिए हम बता चुके थे समाज वहाँ पे 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 5। पहला कौन सा था कि पहला हमारे क्या थे?
कुल था, क्या था? कुल। और कुल के जो मालिक हुआ करते थे, कुल के जो माने कि मुखिया हुआ करते थे, कुलपति हुआ करते थे। और कुल के बाद गांव हुआ करता था, माने कई कुल मिलके क्या गांव। गांव के मुखिया कौन होते थे? ग्रामीणी। गांव के मुखिया ग्रामीणी। और कई गांव मिलके क्या बनते थे? कई गांव मिलके विश्व बनते थे। विश्व के गुरु क्या कहते हैं, मुखिया कौन होते थे? विश्वपति। और कई विश्व मिलके क्या बनते थे? जन। और जन का मुखिया कौन होता? जनपति। और कई जन मिलके बनता था राष्ट्र। और राष्ट्र के मुखिया कौन होते थे? राजा। राष्ट्र का मुखिया राजा। वो तो हमने समाज के बारे में बताया। आज समाज की विशेषता के बारे में जानेंगे। आखिर उस समाज के लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या कहते थे, क्या होता था, इस सब के चीज़ों के बारे में जानना भी जरूरी है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य जो थे, आर्य क्या आर्य, हाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में छाप के बताइएगा। ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल जो है, जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में ये बताइए हमको कि जो आर्य थे, जो आर्य थे, आर्य क्या है? आर्य भाषा सूचक शब्द है, क्या है? आर्य अगर भाषा सूचक शब्द है तो उसका अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? कमेंट में छाप के बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे समाज की विशेषता के बारे में। किसके बारे में? समाज कैसा था, उसकी विशेषता कैसी थी, उसके बारे में जानेंगे। आर्य जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? समाज क्या था? समाज था पितृ सत्तात्मक। क्या था? पितृ सत्तात्मक। पितृ मतलब पिता का चलने वाला, ठीक है। जैसे हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, यानी माता का चलता था। किसका चलता था? माता का चलता था। और ऋग्वैदिक काल में, या हम बोल सकते हैं वैदिक काल में, समाज कैसा था? तो पितृ सत्तात्मक था। क्या था? पितृ सत्तात्मक था। और किसकी पूजा माने किसकी ज़्यादा मानी जाती थी? पिता की। और इस समय कैसा है? तो आप कहोगे माता सत्तात्मक है ना बबुआ, पितृ सत्तात्मक है। पर माता तो वैसी जबरदस्ती चलती है। माता कैसे? पापा भी डरते हैं, बाबू मत बोल, पापा मम्मी मानने लगेंगी, क्या कि पापा के अंदर भी क्या है? मम्मी का डर है। तो डर है, इस समय मातृ सत्तात्मक नहीं है, पितृ सत्तात्मक ही है। ये खुद सोचिए, आपके घर में कोई काम उम पड़ता है, बाहर कौन जाता है? माता जाती है कि पिता? बाहर के काम करने के लिए कौन जाते हैं? पिताजी जाते हैं कि मम्मी जाती हैं? तो आप कहोगे जाहिर सी बात पिता। तो कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। तो वैदिक काल के समय समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। और वही पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। क्लियर है यहाँ तक? साथ ही साथ भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक काल की क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता की भाषा कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। भाषा क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। और एक क्वेश्चन और, अच्छा ये बताओ, हमने पूछा था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी? कुछ बता सकते हो? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। वो लिखते नहीं थे, लिखते तो थे पर समझ ही नहीं आता था। उसकी जो लिखावट थी, वो जो लिपि थी, जो लिखावट थी, कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यानी कि इशारा करके बोलते थे कि अगर वो राम है चाहे वहाँ पे कोई लड़का है, तो इशारा करते थे, वो देखो लड़का खड़ा है। समझ में आया ना? और साथ ही साथ अब देखेंगे इसमें हम प्रमुख देवता कौन कौन थे। प्रमुख देवता कौन कौन थे? तो देखिए, हमने बताया था कि जो वैदिक काल है दो भागों में बटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो दोनों जगहों पे अलग अलग देवता होंगे कि एक ही देवता होंगे? आप खुद ही सोचिए, आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो कोई मानता है हनुमान जी को, कोई मानता है साईं बाबा को, कोई मानता है विष्णु भगवान को, कोई मानता है शिव भगवान को। होता है कि नहीं होता? जाहिर सी बात है। तो जब हमारा वैदिक काल था तो दो भागों बटा, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल वाले इंद्रदेव को मानते थे। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता क्या थे? इंद्र थे। क्या थे? इंद्र। पूर्व वैदिक काल के देवता क्या थे? इंद्र। क्या थे? इंद्र। कौन से काल के? पूर्व वैदिक काल के। किस काल के? पूर्व वैदिक काल के देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। पर उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे हमारे, यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ सुनिए, तो हमारे जो, हाँ इंद्र जो थे किस समय के थे? पूर्व वैदिक काल के। पूर्व वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के कौन थे? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। प्रजापति कौन थे? प्रजापति। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। और पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र। पूर्व वैदिक काल के जो हमारे क्या कहते हैं,
प्रमुख देवता थे, कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। इंद्र। तो प्रमुख देवता हम जान गए। पूर्व के कौन थे? इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल के प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। ये लोग खाते क्या थे? ठीक है, देखिए, ये देखिए भक्षी यानी कि खाते क्या थे, मैंने कैसे थे लोग ये लोग? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, यानी कि चूरा दही भी खा लेते थे और गोश्त मछली भी खा लेते थे। समझ में आ रहा है ना, शाकाहारी और मांसाहारी? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, उस समय गाय को क्या कहा जाता था? गाय को क्या कहा जाता था? तो अधन्या। क्या बोला जाता था? अधन्या। गाय की पूजा की जाती थी। देखो हम बता रहे हैं आपको, समझ में आएगा। अभी मारकर गिर गया, रुक जाओ। हाँ देखिए, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में गाय मिली थी? नहीं। गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ना लोहे का साक्ष्य मिलता है, ना गाय का साक्ष्य मिलता है। लोहे का साक्ष्य आपको वैदिक काल में मिलता है, और समझ में आ रहा है ना, वैदिक काल में मिलता है। और साथ ही साथ गाय को अधन्या बोला जाता था। क्या बोला जाता? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या ना की जाए, जिसकी हत्या ना की जाए। अधन्या का मतलब क्या होता है? जिसकी हत्या ना की जाए, जिसकी हत्या ना की जाए उसको क्या बोला जाता है? अधन्या। तो गाय को मानते थे कौन? उत्तर वैदिक काल वाले। जो वैदिक सभ्यता थी उसमें गाय को श्रेष्ठ माना गया है। और गाय के लिए रियल में देखिए, गाय के लिए जो राजा हुआ करता था, अगर कोई गाय कहीं गुम हो गई है तो गाय को ढूंढने का कर्तव्य किसका होता था? राजा को। और राजा को उस गाय के लिए युद्ध भी करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? युद्ध भी करना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना? तो गाय को क्या बोला जाता? अधन्या। क्या बोला जाता था? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या ना की जाए, जिसकी हत्या ना की जाए। समझ में आ रहा है ना? और साथ ही साथ मरुस्थल एरिया, जो मरुस्थल एरिया था उसका नाम क्या रखे थे इन लोगों ने? तो धनो। क्या बोला गया था? धनो। क्या बोला गया? धनो। क्या बोला गया? धनो। समझ में आ रहा ना? और साथ ही साथ समुद्र का नाम क्या था? तो समुद्र को बोलते थे परावत। क्या बोलते थे? परावत। क्या बोलते थे? परावत। समुद्र को परावत, गाय को अधन्या। समुद्र को परावत, गाय को अधन्या। और साथ ही साथ जौ की रोटी खाए हो आप लोग? अरे आप लोग कहाँ गए? आपके बाबा खाए होंगे, बुढ़ऊ लोग। ठीक है, बुढ़ऊ लोग खाए होंगे। तुम लोगों से पूछना जौ क्या होता है, वो बताएंगे। तुम लोग तो जौ भी ना देखे होगे आज तक। ठीक है, तो जौ को क्या बोलते थे? यौ बोलते थे। क्या बोलते थे? यौ। जौ को क्या बोलते थे ये लोग? यौ बोलते थे। ठीक है, जौ को क्या बोलते थे? यौ। जौ को क्या बोलते थे? यौ बोलते थे। जौ को यौ बोलते थे। समुद्र को क्या बोलते थे? परावत। समुद्र को क्या बोलते थे? परावत। क्या बोलते थे? परावत। परावत। मरुस्थल को धन्नो। ठीक है, और गाय को अधन्या। गाय को अधन्या। गाय को अधन्या। ठीक है, चावल को ब्रीही। ठीक है, चावल को ब्रीही। चावल को ब्रीही। और गेहूं को गोधुन। को गुधुन। अब देखो, अब आप जाओगे गेहूँ पिसाने, तो गेहूँ मत पिसवाइएगा, कहिए गोधुन पीसे के हमारे पिसबो का। तो कहिए क्या कह रहा है बकला? अरे आपने पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता में कि गेहूं को क्या बोला जाता था? गोधुन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोधुन। और चावल को ब्रीही। चावल को ब्रीही। और साथ ही साथ जौ को यौ। समुद्र को परावत। समुद्र को परावत। समुद्र को परावत। गाय को अधन्या। गाय को अधन्या। कई एग्जामों में पूछ चुका है कि वैदिक सभ्यता में गाय को क्या कहा जाता था? अधन्या का मतलब क्या होता है? तो अधन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या ना की जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? इससे पहले आइए चलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्यास नदी को क्या बोलते थे? विपाशा। ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुर्दी। ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुर्दी। साथ ही साथ झेलम को क्या कहते थे? झेलम, विस्तृतता। झेलम, विस्तृतता। देखिए, झेलम झेल गया यानी विस्तृतता। स्वाद को सुवस्तु। चिनाव को आस्किनी। गंडक को सदानीर। गंडक को सदानीर। रावी को पुरुषिणी। गोमती को गोमल। ठीक है, काबुल को कुंभा। काबुल को कुंभा। काबुल को कुंभा। सिंधु को संध। सिंधु को सिंध। समझ में आ रहा है ना? और साथ ही साथ समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। भाषा संस्कृति। भाषा संस्कृति। प्रमुख देवता की बात करें, प्रमुख देवता की बात करें तो पूर्व वैदिक काल के इंद्र थे, उत्तर वैदिक काल के प्रजापति थे। कैसे लोग थे? क्या खाते थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। साथ ही साथ गाय को अधन्या बोलते थे। अधन्या का मतलब जिसकी हत्या ना की जाए। साथ ही साथ मरुस्थल को धनो बोलते थे। समुद्र को परावत बोला गया। समुद्र को परावत कहते थे। जौ को यौ बोलते थे। जौ को यौ बोलते थे। चावल को ब्रीही। चावल को ब्रीही। और गेहूं को गोधुन।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।